बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक तो है जनाब लेटेस्ट और बड़ी डेवलपमेंट जो आपके गोश गुजार करनी है, एक डेवलपमेंट, जबकि दो डेवलपमेंट गुज़श्ता वीडियो के हवाले से हैं। और गुज़श्ता वीडियो में हुआ कुछ यूं कि जो पिछली वीडियो हमने की उसमें 7 मिनट के बाद मेरी ऑडियो गायब हो गई। और ऑडियो क्यों गायब हुई, माजी में इसकी कुछ और वजूहत थी, इस मरतबा एक नई वजह जो है वो उसकी सामने आई, पकड़ ली हमने। आप सब लोगों ने बड़ी तादाद में तशवीश का इजहार किया, कमेंट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खास तौर पे आपने जो नोट किया कि 15 मिनट की इस वीडियो में 7वें मिनट पर जब मैंने इजाजुल हक और हुमायूं अख्तर का नाम लिया और 9 मई के वाकया और इस्टेब्लिशमेंट की अब इमरान खान से मुलाकात की कोशिश की, जब मैं तफसीलात की जानब जा रहा था तो एन उस वक्त ऑडियो गायब होगी। और ये वीडियो मैंने आपके सामने दोबारा इसलिए रखी ताकि वो तमाम तर तफसीलात एक बार फिर आपके सामने पहुंचाई जा सकें, जो दोस्त इसको नहीं सुन सके, और उसकी वजूहत भी आपके सामने रखी जा सके कि ऑडियो क्यों गायब होगी। तो पहले बात करते हैं बड़ी डेवलपमेंट की, जो कि पिछली दोनों बड़ी डेवलपमेंट के साथ जुड़ी हुई है। वो जनाब कुछ यूं है कि शहबाज शरीफ की जानिब से एक अहम तरीन बयान इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाजे कर दिया कि हम मुद्दत पूरी होने से पहले जाएंगे और निगरान हुकूमत आएगी। यानी 13 अगस्त को मुद्दत पूरी हो रही है, उससे ये पहले चले जाएंगे। इसकी वजूहत क्या है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि आसिफ जरदारी ने मुलाकात की थी इनके साथ, और जनाब उस मुलाकात के अंदर भी जनाब उनकी जानिब से ये तजवीज़ दी गई थी कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में असम्बलियां ख़त्म कर दी जाएं। अगस्त का दूसरा हफ्ता डेफिनेटली 8 अगस्त से शुरू हो रहा है, और 8, 9, 10 किसी भी दिन आसिफ जरदारी ने भी यही तजवीज़ दी थी। इससे पहले यह कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि 13 अगस्त को असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करें वक्त पर, यानी 12 अक्टूबर से पहले इलेक्शन हो जाए 60 दिनों के अंदर। जबकि एक तजवीज़ ये भी थी कि अगर वक्त से पहले असम्बलियां तोड़ दी जाती हैं तो ऐसी सूरत में 90 दिन मिल जाएंगे, इंतखाबात जा सकते हैं नवंबर की तरफ। लेकिन यह मामला जुड़ा हुआ कैसे था? क्योंकि इमरान खान से 12 कोशिशें की गई गुज़श्ता तकरीबन 2 माह के अरसे के दौरान, बिलवास्ता राब्ते 3-4 जो हुए, जिसकी तफसीलात हमने आपके सामने इसी प्लेटफॉर्म पर रखी। और कुछ दोस्त जो हमें ये कहा करते थे हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कमेंट करके कि आप काफी दिनों से ये बात कर रहे हैं कि जनाब बिलवास्ता राब्ते हैं, लेकिन और कहीं से ये खबर नहीं आ रही। तो आज आपने देखा होगा कल से बड़े जो है वो सीनियर साफी भी ये बात करना शुरू हो गए। हारून रशीद साहब ने भी कहा कि बर्फ पिघल गई, इमरान खान की वापसी यकीनी नजर आ रही है, और सुलह सफाई के हवाले से कोशिशें जारी हैं। और आज फिर कुछ दीगर साफियों की जानब से भी, लागर की जानब से भी ये कहा गया कि इमरान खान को कोई पैगाम भिजवाया गया है। लेकिन आपको याद होगा कि इस प्लेटफॉर्म पर हम ये बात तकरीबन गुज़श्ता 15 से 20 दिनों से कर रहे हैं, जब से ये जुलाई का महीना शुरू हुआ। ईद के बाद खास तौर पर इसके अंदर जो तेजी आई, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि ईद के बाद जनाब मामलात खराब होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से, जबकि मैंने ये कहा था कि ईद के बाद मामलात जो हैं वो बेहतर होंगे। और अब कप्तान के करीबी जराये का ये भी दावा है कि कप्तान ने बाज मामलात के ऊपर न्यूट्रल्स को माफ करने का फैसला किया है, और इस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर अब देख रही है इमरान खान की तरफ, माजी के अपने तमाम तर तजर्बात को देखते हुए। और इस मरतबा इसमें पाकिस्तान के दो दोस्त ममालिक की गारंटियां भी शामिल हैं। उन दो दोस्त ममालिक की तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे, और उन दो सियासी शख्सियात के हवाले से भी आपको बताएंगे जिनके जरिए इमरान खान तक पैगाम रसानी की गई। खैर, जरदारी ने मुलाकात की शहबाज शरीफ से, कहा अगस्त के दूसरे महीने के अंदर ये असम्बलियां जनाब तहलील की जाएं। और उन्होंने इसके अलावा कुछ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी कोशिशें की। पंजाब के अंदर दाल उनकी नहीं गली, नून लीग नहीं मानी, और अब आसिफ जरदारी लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर जनाब डालेंगे डेरा। और यहां पर वो लोग जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से उनको ज्यादा लिफ्ट नहीं कराई गई, या जो बाकी बच गए हैं उनको पीपल्स पार्टी में शामिल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि नवाज शरीफ की जानिब से सीट एडजस्टमेंट से इनकार कर दिया गया है। और कहा है जनाब के इलेक्शन में अब जो है वो ताखीर नहीं की जाएगी। लेकिन असल मामला क्या है, मैंने चंद वीक पहले, चंद हफ्ते पहले इसी प्लेटफॉर्म पर आपको बताया था कि ग्रीन सिग्नल दिया गया है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, बल्कि पैगाम पहुंचाया गया है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि इंतखाबात डिले नहीं हो सकते, वक्त पर आप करवाएं। चंद दिन पहले भी मैंने ये वीडियो जो है वो की थी, एक इसमें आपको मैंने बताया था कि 13 अगस्त के आगे जो है वो मामलात को ना लाया जो है वो ले जाया जाए। अब इसकी हारून रशीद और दीगर लोग भी जो है वो तस्दीक कर रहे हैं। तो जनाब आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की इस मुलाकात के अंदर इलेक्शन के ऊपर बात हुई, और कहा गया कि इलेक्शन जो है वो 60 से 90 दिनों के अंदर करवाए जाए। एक माह ये इसलिए हासिल करना चाहते हैं, ख्याल इनका ये है कि शायद हंसी भी इसके ऊपर आती है
ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ان کی مقبولیت کو شاید 1 مہینے کے اندر کم ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت عمران خان کی مقبولیت کا جو سورج ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور اس وقت جناب علی ملکی اور بین الاقوامی سروے تمام تر یہ بات بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی کامیابی ہر صورت دیوار کے اوپر لکھی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، ایک یہ معاملہ، دوسرا معاملہ جناب بیان ہے جناب شہباز شریف صاحب کا، امپورٹڈ حکومت کے وزیر اعظم، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کی صفوں کے اندر بے چینی ہے، یقین دہانی انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ جناب ہماری مدد کی جائے، عمران خان کو مائنس کیا جائے۔ لیکن میں دوبارہ سے آپ کو کنفرم کر رہا ہوں، اس پلیٹ فارم پر چند دن پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، بلکہ وہ تھم نیل بھی مجھے یاد ہے جس میں نے لکھا تھا کہ عمران خان کو مائنس نہیں کر سکتے، نیوٹرل کی جانب سے جواب دے دیا گیا، اور نواز شریف نے اس حوالے سے پوری کوششیں کی تھی، مریم نواز بھی جو ہے وہ پس پردہ اس حوالے سے کوششیں کر رہی تھی، اہم ترین شخصیات سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، لیکن اس کے اندر کچھ دوست ممالک نے، جس میں سعودی عرب اور ایران شامل ہیں، انہوں نے اہم ترین کردار ادا کیا۔ آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ جو ہے وہ کچھ اہم ترین شخصیات نے پہلے سعودی عرب اور اس کے بعد پھر ایران کا دورہ کیا۔ پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر ایران کے دورے کے اوپر ہیں، وہاں پر سیاسی اور عسکری قیادت سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے جو ہے وہ تعاون، تبادلہ خیال، دیگر معاملات بھی، لیکن پاکستان کے سیاسی معاملات کے اوپر بھی بات ہوئی، اور ان دونوں دوست ممالک کی جانب سے یہ پیغام پہنچایا گیا پاکستان کے طاقتور حلقوں کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، کہ ملک کی بڑی پارٹی کو الیکشن سے باہر رکھے، جو ہے وہ اس کو اس میدان سے باہر رکھ کر آپ الیکشن کی طرف نہیں جا سکتے، اور اس طرح سے اگر آپ نے کوئی اس قسم کا کام کیا تو آپ کے ملک کے اندر نہ صرف سیاسی عدم استحکام رہے گا، بلکہ آپ کے دوست ممالک بھی آپ کو شک کی نظر سے دیکھیں گے۔ اور آپ نے یہ آبزرو کیا ہوگا کہ چند دن پہلے سعودی عرب اور ایران بھی ایک دوسرے کے خاصے قریب آئے، اور اس موقف کے اوپر پاکستان کے یہ جو دونوں دوست ملک ہیں، سعودی عرب اور ایران، عمران خان کے حوالے سے وہ سیم پیج کے اوپر ہیں کہ عمران خان پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، مستقبل کے اندر اگر منصفانہ اور شفاف انتخابات کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت آتی ہے تو وہ عمران خان کو ویلکم کریں گے، ان کے ساتھ مل کر معاملات کو جو ہے وہ آگے لے کر جائیں گے۔ مسلم امہ کے حوالے سے یہ پیغام باقاعدہ طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور حلقوں کو پاکستان کے دو دوست ممالک کی جانب سے بھجوایا گیا، خاص طور پر ایسی صورتحال کے اندر کہ جب آئی ایم ایف نے ڈیل کی پاکستان کے ساتھ، اور ٹی وی چینل کو عمران خان کی تصویر چلانے کی اجازت نہیں تھی، بلر کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود ٹی وی چینلز کے اوپر جو ہے وہ لوگ تنقید کرتے ہوئے نظر آئے، سوشل میڈیا کے اوپر کہا جانے لگا کہ ایک نامعلوم شخص نے پاکستان کی آئی ایم ایف پروگرام کی جو ہے وہ حمایت کی، اور جس کے اوپر آئی ایم ایف نے پھر پاکستان کو قرض دیا۔ نامعلوم شخص سے مراد یقیناً عمران خان تھے، اور اس کے اوپر اب سوشل میڈیا اس کے اوپر کافی ویڈیو بھی وائرل ہے۔ اچھا، تو شہباز شریف صاحب کا بیان سامنے آیا جس کے پیچھے خوف ہے، انہوں نے کہا جناب کہ نواز شریف کو اگر موقع دیا گیا چوتھی مرتبہ تو ہم ملک کا نقشہ بدل دیں گے۔ استغفر اللہ، اس سے پہلے 3 مرتبہ انہیں موقع مل چکا ہے، سڑکیں بناتے ہیں، قرضے لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے گا، موٹر وے کو دکھاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں بھارت کے اندر یا بنگلہ دیش کے اندر کون سی موٹر وے ہے کہ جس موٹر وے کی وجہ سے ان کی اکانومی یا اکنامک گروتھ پاکستان سے زیادہ ہو گئی؟ بنگلہ دیش نے اور بھارت نے دونوں نے انڈسٹریل گروتھ سے ترقی کی، اور وہی عمران خان کا فارمولہ تھا، ڈالر ملک کے اندر کیسے لے جایا جائے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ جناب آپ امپورٹ کے اندر اپنی اضافہ کریں، معاف کیجیے گا، اپنی ایکسپورٹ کے اندر جو ہے وہ آپ اضافہ کریں، انڈسٹریل گروتھ اپنی بڑھا کر۔ دوسرا، اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ زر مبادلہ کے ذخائر پاکستان کے بڑھائیں، اور دوسری صورت پاکستان کے اندر انڈسٹریل گروتھ ہو، انڈسٹری بڑھے، باہر کی کمپنیز فیکٹریز پاکستان کے اندر جو ہے وہ اپنے سیٹ اپ لگائیں، یہاں کے لوگوں کو بھی روزگار ملے، اکانومی گرو کرے، تو ڈیفینیٹلی پھر ملک کے اندر زیادہ پیسہ آئے۔ یہ بڑا سمپل سا فارمولہ تھا عمران خان کا، اور ہم اسے سمپل کہتے ہیں، شاید عمران خان کے ناقدین یا یہ وڈے اینکر ویلے کالم نگار ملازم صافی سے پیچیدہ فارمولہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں آسان فارمولہ یہ ہے کہ باہر سے قرضہ لے لیا جائے، ملک کے اندر ڈالر بڑھ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ملک کے اندر سڑکیں بنا دی جائیں، اور پھر لوگوں سے ووٹ لیے جائیں، دیکھیں جناب ہم نے تو سڑکیں بنا دی، لیکن ملک کو تباہ و برباد کر دیا جائے، آئندہ آنے والی نسلوں کو گروی رکھ دیا جائے، جیسا کہ ہو رہا ہے۔ تو جناب اس اکانومی کے اس فارمولے کے تحت جو ہے وہ یہ چلنا چاہتے تھے، اور اس کے اوپر بڑے بڑے جو معاشی تجزیہ نگار ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ آج بات کی، تجزیہ کاروں نے، کہ وزیر خزانہ کا کام اب صرف اتنا ہے پاکستان کے اندر اسحاق ڈار کا کہ ماضی کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے مزید قرض جو ہے وہ لیتے رہیں۔ اچھا، اب پھر ایک اور اہم ترین معاملہ، آئی ایم ایف نے ریل اسٹیٹ اور زرعی شعبے پر ٹیکس عائد کرنے کا پلان بھی مانگا ہے پاکستان سے۔ عمران خان سموتھلی لے کر چل رہے تھے تمام تر معاملات کو، ان کے کچھ اپنے پلان تھے،
क्योंकि ज़री शोबे के ऊपर और रियल एस्टेट के ऊपर उन्होंने कैसे टैक्स लगाना था। लेकिन अब अगर आप IMF की शराइत मानेंगे तो यकीनन पाकिस्तानी अवाम को मज़ीद जो है वो मुश्किलात से दो चार करेंगे। फिर राना सनाउल्लाह का वफाकी वज़ीर दाखिला उनका बयान कि इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी पर होंगे। पहले हम आप इनका प्लान आपके सामने रखते हैं, था क्या? अगर थोड़ी-सी रिपीट भी हो जाए चीज़ें तो माज़रत ख़्वाह हैं, क्योंकि पिछली वीडियो की चीज़ें भी हम साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आपने कहा था कि दोबारा से पूरी वीडियो आपके सामने रखें। तो जनाब प्लान इनका ये था कि पंजाब और KPK की नशिस्तें कम की जाएँ और सिंध और बलूचिस्तान की नशिस्तें बढ़ाई जाएँ। मकसद ये कि इमरान खान पंजाब और KPK के अंदर हैं, उनको नुकसान पहुँचाया जाए। ज़रदारी को किसी तरीके से बिलावल को प्रमोट करके कुछ नशिस्तें ज़्यादा दी जाएँ। मरदमशुमारी हुई तो हैरानकुन तौर पर, मैं नई मरदमशुमारी की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर KP की आबादी सिर्फ 98 लाख बढ़ रही है 5 सालों के अंदर, और बलूचिस्तान की आबादी 5 सालों के अंदर 1.25 करोड़ बढ़ रही है। बड़े एतराज़ात जो है वो सामने आए और KP और पंजाब का शेयर कम हो रहा था, सिंध और बलूचिस्तान का शेयर ज़्यादा हो रहा था। पंजाब का तो 56% से कम होके 50% के करीब आ रहा था, यानी 266 में से 141 की बजाय 133 के करीब नशिस्तें, 7-8 नशिस्तें कम करने का प्रोग्राम था, एक आध KP की कम करने का प्रोग्राम था, और ये 8-9 नशिस्तें बलूचिस्तान और सिंध में तकसीम की जानी थी। कोई 6 नशिस्तें, 5 नशिस्तें जो है वो बलूचिस्तान की बढ़ाने का प्लान था, 2-3 नशिस्तें अंदरूनी सिंध की बढ़ाने का प्लान था, शहरी सिंध की सीटें कम करने का प्लान था या वहीं रखने का प्लान था। मकसद था कि बिलावल को जरदारी को फायदा दिया जाए, साउथ पंजाब के अंदर भी जो है वो उनको कुछ अकोमोडेट किया जाना था, लेकिन शायद नून लीग को ख्याल आ गया कि उनका बेस कैंप भी तो पंजाब है। तो राना सनाउल्लाह के मुंह से आज सच निकल आया। उन्होंने कहा जनाब पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर होंगे, 60 या 90 दिन में इलेक्शन कराएंगे। उन्होंने भी दोनों बातें की कि वक्त पर 60, और अगर वक्त से पहले टूटती है असम्बली तो 90। और उन्होंने कहा नई मरदमशुमारी को नोटिफाई नहीं करेंगे, कुछ मसाइल पैदा हो गए हैं, और खास तौर पर बलूचिस्तान में मरदमशुमारी के जो नताइज आए हैं इन पर बड़े एतराज़ात हैं और सबका इत्तफाक़ी राय ज़रूरी है। इसलिए ये जो है वो फौरी फैसला अगर हमने को किया तो मुल्क में नया तनाज़ा खड़ा हो सकता है। मुशावरत हुई है हमारी अपोजिशन लीडर से भी, और इसलिए अब हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी पर हों। कितने झूठे हैं ये! इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब और KP के इलेक्शन डिले करने के लिए प्ली लेते रहे कि जनाब क्योंकि मरदमशुमारी चल रही है, नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन होंगे, इसलिए इलेक्शन डिले हो रहे हैं। अब वापस जो पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर जो है वो चले गए हैं। अच्छा, दूसरी जानिब जो एक और अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट है वो है जनाब जो है वो अब उस तरफ लेके आपको चलता हूँ कि आर्मी चीफ की अहम तरीन मुलाकातें, सियासी और अस्करी क़यादत ईरान की, और इससे पहले कुछ अहम तरीन शख्सियात की सऊदी अरब के साथ मुलाकातें, जिनका डायरेक्ट तल्लुक पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल के साथ है। ज़राए का दावा है कि आखिरी राब्ता जो इमरान खान से किया गया, उस राब्ते के बाद फिर ये दौरे भी हुए, और लेटेस्ट राब्ता भी इस हवाले से सामने आया है। ये जो दोनों रवाबित हैं, ये इमरान खान के करीब समझे जाने वाले वो सियासतदान जो माजी में एस्टेब्लिशमेंट के भी करीब समझे जाते रहे, एजाजुल हक और हुमायूं अख्तर, इनके जरिए जो बिल वास्ता राब्ते हैं वो इस्तवार किए गए हैं। और कहा यह पैगाम ये पहुंचाया गया है कि अगर इमरान खान इस हवाले से यकीन दहानी कराएं कि वो अगर दोबारा इक़्तिदार में आते हैं तो वो जो बड़ी तैनातियां हैं उनको रीविजिट नहीं करेंगे, उनको रिवर्स नहीं करेंगे। अच्छा, इसकी पूरी एक तारीख है, मैं बैकग्राउंड आपको बताऊं। इंसार अब्बासी जो कि गैर सरकारी तर्जमान समझे जाते हैं ISPR के, उनकी जानिब से पै दर पै कुछ इस किस्म की खबरें भी सामने आई थी। इमरान खान ने भी इसके ऊपर रद्दमल दिया था। माफिया ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था कि इमरान खान अगर इक़्तिदार में आते हैं दोबारा तो वो जो 2 बड़ी तैनातियां हैं, DG ISI और उसके साथ-साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो तैनाती है, वो रिवर्स कर सकते हैं। अच्छा, जहां तक DG ISI की तैनाती का मामला है, इसके ऊपर इमरान खान और जनरल बाजवा के आपस में इख्तिलाफात थे। उसके बाद फिर एक पेज पर आ गए। इमरान खान ने जब इसके ऊपर एग्री कर लिया तो फिर मौजूदा DG ISI जो हैं उनका नाम सामने आ गया, उनकी तकर्री भी हो गई। अच्छा, नया आर्मी चीफ आने के बाद एक रवायत है कि आमतौर पर DG ISI भी तब्दील हुआ करते हैं। ज़राए का कहना है इस हवाले से भी ऑफर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को की जा चुकी है कि कम से कम 2 अहम ओहदे जो हैं वो खुफिया एजेंसी के अंदर इलेक्शन से पहले उनके अंदर भी तब्दीली आ सकती है। और जो प्रोपेगेंडा इमरान खान के खिलाफ किया जा रहा है अहम तरीन आर्मी चीफ की तब्दीली के हवाले से, उस हवाले से इमरान खान पहले भी बात कर चुके, मुल्की और गैर मुल्की TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए, कि उन्होंने तो पहले भी इस तैनाती को एक्सेप्ट कर लिया था। आरिफ अलवी से मुशावरत के बाद वो मुल्क में इस किस्म का आगे चलकर ऐसा कोई एडवेंचर करने के जो है वो मूड में नहीं है। जब तक इनकी मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत है ये काम करते रहेंगे, अगर वो इक़्तिदार में भी आ गए इमरान खान। लेकिन उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि तमाम तर जो चीज़ें हैं वो जनाब होंगी आइन और कानून के मुताबिक। जो दीगर मुतालबात इमरान खान से मंजूर करवाने की एस्टेब्लिशमेंट कोशिशें करती रही, इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको बताते रहे, रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से, मरहूम अरशद रशीद के कत्ल के हवाले से, इमरान खान पर कातलाना हमले के हवाले से इमरान खान बारहा ये बात कह चुके, दोबारा ये बात कर रहे हैं कि वो माफ करने के लिए इन तमाम तर चीज़ों पर तैयार हैं।
نیوٹرلز کو جن کا تعلق ان کی ذات کے ساتھ ہے، اور قطعاً کسی کے سے کوئی بات اس حوالے سے نہیں کی جائے گی جس کا نقصان ان کی ذات کو پہنچا۔ لیکن جہاں تک بات ہے ملک کو، پاکستان کے آئین کو، قانون کو، جمہوریت کو، عوام کو نقصان پہنچانے کی، تو وہ تمام تر باتیں پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہوں گی۔ تو دوستو یہ تھی تازہ ترین اور بڑی اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔